नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि सोमवार का जो हमारा करंट अफेयर्स था बेसिकली वो नहीं आ पाया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी जो है दैनिक रूप से जिस तरीके से करंट अफेयर्स हमारा आता है वो आता रहेगा। कभी कभी कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से नहीं आ पाता है, लेकिन लगातार आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और आप लोग लगातार पढ़ाई करते भी रहिए। और अभी हाल ही में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पास कर दिया गया। आज का हमारा करंट अफेयर्स तो जो कल का रहेगा, कुछ बजट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उन पर बेस्ड हमारा रहेगा, और इसके लिए अलग से हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर एक अलग से सेशन भी ले लेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ करंट अफेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट रहा है। और फरवरी माह जो है लग चुका है, आप सभी लोग जानते होंगे। एग्जाम तिथियां हालांकि आरओ की नहीं अभी क्लियर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद तक आपका एग्जाम संभवतः हो पाएगा, जो मुझे लगता है। ठीक है, अप्रैल से पहले या अप्रैल तक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आरओ का एग्जाम। ठीक है, तो अभी आप लोग प्री प्लस मेंस आराम से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, लास्ट डे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 324 का जो संबंध है वो आर्टिकल जो है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए सीधे तौर पर हम आज के टॉपिक पर आते हैं। और राजकोषीय घाटा, अभी आप लोग जानते होंगे कि जो आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, और उन्होंने जो है इस बार 8वीं बार जो है बजट पेश किया। लगातार 8वीं बार, अपने आप में बड़ी उपलब्धि इनके नाम हासिल हुई है। बहुत देर तक यानी 2 घंटे कुछ मिनट बोलने का इनके नाम जो है वो भी रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है। और उन्होंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर बात की है, तो आइए हम लोग सीधे इस डेटा पर बात करते हैं। और आपके सामने पॉइंट क्या है, राजकोषीय घाटा। एक बात ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा पर अधिकतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है, वगैरह वगैरह करके प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, राजकोषीय घाटा के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोगों को निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटा पता होगा। जब बेसिकली क्या होता है, सरकार का व्यय और जो भी उसकी आमदनी होती है, दोनों में जो भी अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये और कई बार क्या होता है कि सरकार खर्च ज्यादा करती है, जिसकी जितनी ज्यादा उसकी आमदनी होती है उससे ज्यादा जब वो खर्च करती है, तो बेसिकली जो है राजकोषीय घाटा होता है। और ये बेसिकली स्टेटमेंट जो सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरीके से, है ना, उसका एग्जैक्ट डेटा क्या है, राजकोषीय घाटा दरअसल इसी को प्रदर्शित करता है। कभी हम लोग राजकोषीय घाटा को पढ़ेंगे। बाकी आप लोग राजकोषीय घाटा को पढ़ते भी होंगे पॉलिटी वाले सेशन में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे। तो वहां पर आप लोग इस बार जो है इसको देख लीजिएगा। कई बार ना इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था जो है राजकोषीय घाटा पर। ठीक है, चलिए, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, दोनों ही आप लोग एक बार क्या करिएगा एग्जाम में के पॉइंट ऑफ से इसको देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास होती हैं, कई बार हमको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सरकार के कुल व्यय और कुल आय, कुल व्यय और कुल आय के जो बीच का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, और यहां से प्रश्न आता है, एक बात ध्यान रखिएगा। और जब सरकार का जो व्यय होता है, ठीक है, जब सरकार का व्यय उसके आय से ज्यादा हो जाता है, तो बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, वो बेसिकली राजकोषीय घाटा एग्जैक्ट कहा जाता है बेसिकली, है ना। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग इसके डेटा पर बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट आपके डेटा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तुरंत हैंड टू हैंड। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26, आप जानते होंगे वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि इस वर्ष 2025, ठीक है, और 26 मतलब 26 में फरवरी से पहले तक का बजट के बारे में आप जनरली जानते होंगे बजट क्या होता है। जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है बजट बनाते होंगे, या आप जब अगर रूम लेके बाहर रहते होंगे तो आपके पास जो खर्चा आता होगा, कई बार क्या होता है ना, खर्चा जब आपका जैसे आपके मंथ में आपका 10,000 रुपये आपके जिसमें आता है खर्चे के लिए, रूम के लिए, तो आप फिर बजट बनाते हो कि यार इतना रुपया खाने के लिए जाएगा, इतना रुपया जो है सब्जी के लिए जाएगा, इतना रुपया चाय के लिए जाएगा, इतना रुपया इसके लिए जाएगा। एक बजट आप बनाते हो ना, पूरा 1 महीने का बजट बनाते हो ना, सरकार 1 साल का बजट बनाती है। ठीक है, तो अब कई बार उसमें क्या होता है कि जो आप खर्चा करते हो, ठीक है, वो आपके आय से, यानी कि एक तरीके से जो पैसा आपके सामने आ रहा है रूम पेरेंट से, उससे ज्यादा आप खर्चा कर देते हो, तो क्या होता है, डिसबैलेंस होता है। तो वही क्या होता है, आपका घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है एक तरीके से। यही कुछ इसमें भी होता है, राजस्व घाटा में भी होता है कि सरकार जो बजट बनाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उसका व्यय होता है वो उसकी आय से ज्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं। राजस्व घाटा जो है देश के लिए लाभदायक है या नुकसान है, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आप लोग
अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी की अगर आप लोग क्लास लेते होंगे वो लोग जानते होंगे, जिन्होंने यूपीपीसीएस फाउंडेशन को डिकोड एग्जाम पर लिया है वो लोग भी इसको पढ़े होंगे, प्रशांत सर ने पढ़ाया होगा उनको, ठीक है, या पढ़ाएंगे आगे जैसा भी होगा। चलिए ठीक है, अब देखो यहां पर बात कि बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 4.4% कर दिया गया है। यह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 4.8% निर्धारित किया गया है। ठीक है, वित्त मंत्री ने आगे क्या बोला इसमें कि 25-26 के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां, मतलब जो उधारी है उसको हटाकर, कुल प्राप्तियां मतलब कितना पैसा आ रहा है, कुल प्राप्तियां उधारी से अलग, जो उधार है उसको हटा दीजिए, उससे अलग 34.96 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान जो है क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। वहीं कुल टैक्स प्राप्तियां जो हुई हैं 28.37 लाख करोड़ रुपए पर बने रहने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है इस बजट में। ध्यान रखिएगा, बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग एमसीक्यू भी एक बार कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक सामने प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ठीक है, सही है। नंबर 1 पॉइंट है कि बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 4.4% कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 4.8% निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां उधारी से अलग जो है वो कितना है, 34.96 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे सामने क्या है, सही हो जाते हैं। यानी कि 1 एंड 2 दोनों क्या होंगे, सही। इस हिसाब से सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब एक सूचना आपके लिए कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का एग्जाम है तो उसके लिए हम लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग 5 क्वेश्चन सुबह सुबह देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए विथ मॉडल आंसर। शाम को 5 क्वेश्चन देते हैं आपके लिए लिखने के लिए। शाम वाले प्रश्न को 5 प्रश्न को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लाख पढ़ लेंगे, लाख किताबें पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपको भीतर लेखन शैली अगर नहीं है, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज के। इसलिए आंसर राइटिंग चाहे आप हमारे यहां से जुड़िए चाहे कहीं और से जुड़िए, लेकिन लगातार लिखने का प्रयास आप लोग जरूर करिए। तो आप हमारे यहां पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके लिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और न सिर्फ आंसर राइटिंग बल्कि जो भी आपके कोर्सेज डिकोड एग्जाम पर हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब टॉपिक नंबर 2 है आपके सामने, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ये क्या है भाई, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन? इस पर जो है अभी हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं बजट में चलिए काफी ज्यादा प्रावधान किया गया है। इसके ऊपर क्या कुछ किया गया है इसको हम देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश में विनिर्माण, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब तक किसी देश का विनिर्माण यानी किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आगे नहीं बढ़ता है तो देश प्रगति नहीं करता है। इसके लिए सरकार ने आम बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, कई सारे छूट दी गई हैं, कई सारा फंड जो है इसमें दिया जाएगा। तो इसमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्री यानी जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, है ना, आप जानते होंगे, के लिए सपोर्ट किया जाएगा। और वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों की नीति समर्थन, एग्जीक्यूशन, रोड मैप, गवर्नेंस और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा। यानी कि नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन है ये अपने आप में जो है देश को सशक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा क्या है, मिशन है। आइए, इसके अलावा कुछ फैक्ट यहां पर और दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि कितने रुपए बढ़ा दिया गया है, आप कहेंगे सर 10 करोड़ रुपया। नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी स्थापना की जाएगी। यह भी आप ध्यान रखे होंगे। आप जानते होंगे कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसके लिए सरकार लगातार जो है लंबे लंबे प्रयास कर रही है, बड़े प्रयास को कर रही है। और ऐसे में
दरअसल सरकार ने क्या किया है, सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। तो यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यह टारगेट है 2027 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यह भी प्रश्न आपके यहां पे यह फैक्ट जो आपके सामने लिखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करना है, कितने कब तक, 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को विकसित करना है, सरकार का यह लक्ष्य ध्येय है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में हमने कई बार प्रश्न भी कराया है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ा करके बेसिकली जो कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा जो किसान कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट कितनी कर दी गई है, तो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आप जानते होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ सकती है। ये भी जो है जो बताया गया था पहले। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए बेसिकली जो है क्या है, 25-26 के लिए 6.3 टू 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे अब आपके सामने प्रश्न है इसके पर आधारित कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बोला है कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सही है नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है, दैट मींस कि यहां पर आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। यहां पर गलती आप लोग कई बार करते हैं। मैं हर बार जब भी नहीं आता है तो मैं आपको एक बार आपके दिमाग में डाल देता हूं कि भाई नहीं पूछा है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, यहां पर गलती आप लोग बहुत बार करते हैं। चलिए पहला पॉइंट, बजट 2025-26 के अंतर्गत देश में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किया गया है, कर लीजिएगा, लॉन्च किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या यह पॉइंट सही है? दूसरा वाला कथन स्टेटमेंट सही है? रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका, उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख कर दिया गया है। दैट मींस कि आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, आपका रॉन्ग हो जाता है। आपसे रॉन्ग ही पूछा है तो ये तो सही हो गया, दूसरा वाला रॉन्ग हो गया। इस हिसाब से कूट में कौन सा सही है? केवल 2 सही भाई साहब, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या यहां पर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बी इज द राइट आंसर है ना। चलो आगे, मखाना बोर्ड स्थापित। मखाना बोर्ड, जो लोग बिहार के खासकर निवासी होंगे वो जानते होंगे कि दरअसल मखाना बिहार में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मतलब उसका उत्पादन होता है। और वहां के जो भी कल्चरल कोई भी फेस्टिवल अगर होता है या यहां पर कोई शादी विवाह या कोई ऐसा संस्कार होता है वहां पर, तो वहां पर मखाना देने की प्रथा है और भर भर के बोरियों में भर भर के मखाना दिया जाता है। आप ये भी जानते हो मखाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक होता है, जो है व्रत में भी इसका सेवन किया जाता है और कई दृष्टिकोण से मखाना आपके स्वास्थ्य के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मखाना नहीं खाते तो खाया करें, घी में हल्का सा फ्राई कर लीजिए या फिर दूध में भिगा करके भी, मिल्क में भिगा करके भी आप उसको खा सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि मखाना जो है बहुत बड़े मात्रा में उत्पादित होता है बिहार में। तो ऐसे में सरकार ने बजट में यह प्रावधान किया कि मखाना बोर्ड दरअसल स्थापित किया जाएगा, ताकि जो उत्पादन है मखाने का, वो प्रोडक्शन जो है वो क्या बिहार में और तेजी के साथ बढ़े। आप जानते होंगे कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ पाया जाता है एजुकेशन सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर में। लेकिन जो है विगत कई वर्षों से सरकार इस पर काम कर रही है और इस पर कई सारे प्रावधान कर रही है। अभी आपको पता होगा कि इसी बजट में बिहार के लिए सरकार ने कई सारे इंपॉर्टेंट जो है योजनाएं लॉन्च की हैं। देखते हैं कि इससे बिहार के प्रगति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, विपणन यानी कि मार्केटिंग है ना, उसका मार्केटिंग करना और प्रसंस्करण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, है ना, प्रोसेसिंग। तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग और जो है प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है इस बार। ठीक है, आपको यह भी बता दूं कि बिहार में मखाना का जो उत्पादन है सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि पूरे देश में मखाना को उत्पादित करने वाला राज्य सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन सा है? आपका बिहार है। ठीक है, बिहार में फिलहाल 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। बड़ा अमाउंट अपने आप में बड़ा एक सेक्टर है, जबकि 25,000 किसान जो है इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी नेशनल फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का भी फैसला लिया है। तो यह भी बिहार के लिए खुशखबरी है अपने आप में। इससे निश्चित तौर पर रोजगार के साथ साथ में बिहार
अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटा पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिहार में कई चीजें ऐसी हैं जो वहां पर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ पाया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने भी शायद मुझे लगता है कि विशेष ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब शिक्षा अगर कहीं किसी स्टेट की अगर कम होती है तो वो जो राज्य जो है आगे नहीं बढ़ पाता, और एजुकेशन में बिहार पहले पीछे रहा। शुरुआत में तो बिहार बहुत आगे रहा, आज भी ऐसा नहीं है बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको स्किल देने का काम विगत वर्षों में सरकारों ने नहीं किया। हालांकि सरकार इस पर अब काम कर रही है। बिहार हमारे देश की शान है और इसके लिए आगे प्रयासरत है। बिहार हर जगह पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैंने कई बार कहा है कि बिहार के लोगों के बारे में कई बार लोगों की मानसिकताएं बहुत शून्य होती हैं, खराब होती, गलत बात है। बिहार भारत का राज्य है, बिहार के निवासी, वहां के लोग हमारे लिए प्रिय हैं, और उनकी इस जो है कल्चरल एक्टिविटीज और जो भी उनकी जो प्रतिभा रही है शुरुआत से लेकर के बड़े बड़े आंदोलनों से लेकर के बहुत सारे मामलों में बिहार हमेशा अग्रणी रहा है। और शिक्षा का सबसे मजबूत केंद्र अगर कोई रहा है तो वो रहा है आपका बिहार रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पॉइंट 3 है आपके सामने, क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। यहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना के उत्पादन, ठीक है, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? आप कहेंगे सर कैसी बात करते हो, ये कैसे सही हो जाएगा? मखाना बोर्ड तो बिहार में दिया गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या आपका नहीं सही है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या ये सही कि नहीं सही है। तो देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाता है सही और ये वाला हो जाता है आपका रॉन्ग, यानी कि गलत। और क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक वाला नहीं सही है। बस अब देखो केवल एक कहां पर है, यहां पर केवल एक है। इसी के सामने सर्कल में गोला फिल कर दीजिएगा, बस हो गया आपका। कोई दिक्कत यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं। इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निर्मला सीतारमण जी ने लगातार कुल कितनी बार बजट पेश किया? तो 2025-26 में 8वीं बार बजट पेश किया, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट वही है। और इसके पहले वह लगातार 7 बार बजट जो है पेश कर इतिहास रच चुकी हैं। इस बार 8वीं बार है। वह 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। तो 6 और 2 8 हो गया। सीतारमण से पहले सबसे ज्यादा बार बजट पटल पर रखने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी का नाम इसमें क्या है शामिल। प्रणब मुखर्जी भी एक लंबे समय तक उन्होंने बजट पेश किया था, आप जानते होंगे, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो है प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति भी बने थे, आप जानते होंगे। मोरारजी देसाई ने बेसिकली साल 1959 यानी कि 1959 से लेकर के 1964 तक के बीच में लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद उन्होंने 1967 से 1969 के बीच 4 बार बजट पेश किया। इसके पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1972-71 का बजट भी पेश किया था। निर्मला सीतारमण के नाम बजट के 2 घंटे 42 मिनट, क्या 2 घंटे 2 आवर, ठीक है, एंड 42 मिनट बोलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम जो है बेसिकली क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। तो ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये जितने फैक्ट हैं ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जो है वित्त मंत्री जी के नाम हो गया है कि 8वीं बार जो है इन्होंने बजट पेश किया। लेकिन इसके अलावा जो अदर स्टेटमेंट है कि इसके पहले भी और कितने लोगों ने कितनी बार बजट पेश किया, ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आजकल आयोग सीधे फैक्चुअल डेटा नहीं पूछता बल्कि उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो पूछ लेता है। तो ये जितने भी यहां पर फैक्ट दिए गए हैं ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार कितनी बार बजट लोकसभा में पेश किया गया? तो ये किया गया भैया कितनी बार, 7वीं बार नहीं 8वीं बार, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है आपका लिए सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल अभी हाल ही में घोषित कर दिया गया है। यह भी अभी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे, और ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहेंगे ठीक है सर, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया, लेकिन सर किस जिले में? आप कहेंगे कच्छ जिले में। आप कहेंगे सर कच्छ जिले में कहां पर? तो कच्छ जिले में अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो गुनरी गांव है एक, और गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता जो है धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आप कहेंगे सर जैव विविधता क्या होती है? जैव
प्लस विविधता। देखो टर्मिनोलॉजी क्या है, जैव, क्या जैव, जैव मतलब देखो जैव, इसको एक बार समझो थोड़ा सा हल्का सा स्टेटमेंट, जैव विविधता, जैव, जैव विविधता ये क्या होता है, तो इसको अगर हम दो पार्ट में जोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैव और प्लस विविधता, विविधता, विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी है ना, मतलब डाइवर्सिटी, इसका मतलब डाइवर्सिटी, और जैव मतलब बायो, बायो का मतलब क्या हो जाएगा, बायो मतलब जीव जंतु आपके, प्लांट्स, क्या प्लांट्स आपके प्लस एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी यानी कि या उनकी जो भी उनका विविधता होती है एक तरीके से, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो कोई भी स्थान जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है अपने आप में, ठीक है, वो स्थल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है और पारिस्थितिक तंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कोई एक ऐसा स्थान जो जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वो स्थान बायोडाइवर्सिटी से रिच होता है, यानी कि जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु। जैव मतलब बायो, बायो मतलब कि जीव और जंतु, ठीक है, जैव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये होता अबायोटिक मतलब अजैविक, यानी कि जहां पर जीव जंतु ना होते, मतलब कुछ अलग प्रकार की चीजें जो जिसमें जीवन नहीं होता। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है, जीवन किसमें होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का जहां पर जो डाइवर्सिटी होती है वो स्थान बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, यानी कि जैव विविधता कहलाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो गुजरात का एक स्थल है जिसको गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल, वो अपने आप में धरोहर है जैव विविधता के दृष्टिकोण से, ये है आपका जो गुनरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल है, ठीक है। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वन और पर्यावरण मंत्री मुलुभाई वेरा की अगुवाई में गुजरात जैव विविधता बोर्ड के द्वारा लिया गया है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, तो यह गुजरात जैव विविधता बोर्ड, ठीक है। गुनरी का यह मैंग्रोव वन एक खास प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है और आमतौर पर मैंग्रोव समुद्री तटों पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी हर 24 घंटे में आता जाता रहता है। आप जानते होंगे कि जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स या फॉरेस्ट जो भी होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, समुद्र तटीय जो इलाके होते हैं उस पर होते हैं और इसकी काफी आधी जड़ें इसकी जो है पानी में डूबी हुई होती हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं या मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पर कई बार आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका टास्क है कि मैंग्रोव के बारे में आप लोग जो है क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो भी लोग हमारे वीडियो पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि उनको 2 कॉपी बनानी है। कितनी कॉपी? 2 कॉपी उनको बनानी है। एक कॉपी बनानी है उनको टास्क की, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, और जो दूसरी कॉपी उनको बनानी है वो बनानी है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, चाहे आप आरओ के हो चाहे आप पीसीएस के हो, उसमें आप निबंध इंपॉर्टेंट, ठीक है, या जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसकी प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी कॉपी बनाइएगा। तो आज आपका होमवर्क है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में प्री प्लस में से पूछा गया है। तो इसको आप लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ये आज आपका होमवर्क है भाई साहब, कर लीजिएगा। जितना मैं कहता हूं उतना अगर आप मेरे साथ में काम करते हुए चलेंगे, यकीन मानिएगा आपको जबरदस्त इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया भाई साहब इंपॉर्टेंट आपका। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, लेकिन उसके पहले 1-2 पॉइंट यहां पर और हैं कि अब बेसिकली क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। आप इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फालतू का, ठीक है। ये नोट्स में है, इससे क्या होगा कि आप अपने पॉइंट्स जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन यहां पर कर सकते हैं। इसलिए मैं अधिकतर पॉइंट्स को यहां पर आपको सामने दे देता हूं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के किस जिले में राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो सूरत, गांधीनगर, कच्छ, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि कच्छ जिले में है ये, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिसको हम लोग सीआरपीएफ भी बोलते हैं, आप जानते होंगे। आप में से कई लोगों के जो घर के लोग हैं वो हो सकता है कि सीआरपीएफ में हो। सबसे बड़ी सशस्त्र पुलिस बलों में से एक माना जाता है अपने आप में, और गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और अभी हाल ही में जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, जेपी सिंह इनको बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, यानी जिसको हम लोग जो है डीजी बोलते हैं, का पदभार संभाल लिया है। और उन्होंने विशेष महानिदेशक वितुल कुमार से यह जिम्मेदारी ली है, जो कार्यवाहक प्रमुख के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के ये अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आप जानते होंगे। और ये जो है बेसिकली क्या होगा,
30 नवंबर 2027 को सेवानिवृत्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 27 में इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी महत्वपूर्ण जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके डीजी वगैरह कौन बनते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो, ठीक है, चाहे SC/ST आयोग के अध्यक्ष हो, या कोई भी आयोग हो, कोई भी ऐसा बड़ा संगठन हो, उसके अध्यक्ष या महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग जरा ध्यान से देखा किया करिएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ मुझे कि हाल ही में किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक पद का पदभार संभाला? विजुल कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अनुज सिंह या राजीव कुमार? सिंपल सी बात है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर इस प्रश्न में कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हो सकता है आपसे यहां पर कई संगठन लिख दे, यहां पर लिख दे संगठन, ठीक है, और इधर लिख दे आपसे क्या जो है बेसिक लिख दे ये जो भी डीजी हैं नियुक्त हुए हैं, या आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें से कौन कौन से किसके किसके क्या हैं महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कई सारे जो भी आपके महानिदेशक हाल फिलहाल में नियुक्त होंगे उनके बारे में जानकारी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर कई संगठन होते हैं, उनसे पूछ लेता तो हो सकता आप जो है भूल जाओ उसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बी, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ये भी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में इस पर काम किया है। तो केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि जो पात्र फर्म होंगे उनको प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत बड़ी बात इसमें जो है कही गई है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है अगर आप जो है बिजनेसमैन है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना उपकरण या मशीनरी की खरीद के लिए MCGS MSME के तहत पात्र MSME को स्वीकृत 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सुविधा के लिए सदस्य ऋण संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा 60% गारंटी कवरेज भी इसमें जो है प्रदान किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए फैक्ट यहां से पूछ सकता है। ठीक है, कि गारंटी कितने परसेंट की होगी, तो 60% तक गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में देश की जीडीपी का 17% है और इस सेक्टर में 2.7 करोड़ से अधिक लोग जो है काम करते हैं। तो यह भी डेटा आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो कि आपसे यहां पर पूछा भी गया है। तो आप बताइए मुझे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा आपसे। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में देश की जीडीपी का 17% है। बिल्कुल सही बात है, अभी तो हमने पढ़ा यहां पर, ये देखो यहां पढ़ा ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से यह वाला स्टेटमेंट ही सही होता है। ठीक है, दूसरा भी, तो 1 और 2 दोनों सही। इस हिसाब से सी वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस, ये भी आप लोग जो है ध्यान से जानते होंगे, समझते होंगे। और जेब्रा को बखूबी आप लोग जानते होंगे। बचपन में जो है, आजकल के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं राम ही जाने, लेकिन हम लोग जेड फॉर क्या पढ़ते थे, जरा बताओ। जेड फॉर जो 90s के होंगे, जेड फॉर क्या पढ़ते थे हम लोग, देखो यहां पर ही बना हुआ है, बताओ जरा मुझे। जेड फॉर हम लोग जो है, जो भी अभी लेटेस्ट वाले बच्चे हैं ना, जो हाल फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं उनको तो मैं नहीं जानता वो लोग क्या पढ़ते हैं जेड फॉर, उनका तो अलग ही इंग्लिश चलती है, भगवान ही जाने। हम लोगों ने जेड फॉर क्या पढ़ा था, जेड फॉर चित्तीदार घोड़ा पढ़ा था, अगर आपको याद होगा शायद, है ना। तो जेब्रा बेसिकली इस पर विवाद है, कई बार इसको लोग जो है हॉर्स और गधे का इसकी स्पीसीज का मानते हैं, कुछ लोग इस पर विवाद मानते हैं। अभी तक हालांकि क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं आया हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस बहुत ही खूबसूरत सा ये जानवर होता है अपने आप में, और IUCN की रेड लिस्ट में भी ये शामिल है। IUCN आप जानते होंगे, है ना, IUCN की रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसी में विलुप्त प्राय या मतलब संकटपन्न स्थिति में इसको जो है रखा गया है अपने आप में। ठीक है, और 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसकी सुंदरता और इसके
इसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसको संचित करने के लिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए 31 जैन को ये जेब्रा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। यह दिवस जेब्रा की सुंदरता, उनके सामने आने वाले खतरों और संरक्षण प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, अवेयरनेस बढ़ाता है। IUCN ने ग्रेवी जेब्रा एक प्रकार का ये जेब्रा का प्रकार है। आपको बता दूं कि 3 प्रकार के जेब्रा जो है बेसिकली पाए जाते हैं। एक ग्रेवी जेब्रा होता है, एक मैदानी होता है, एक पहाड़ी जेब्रा होता है। 3 बेसिकली जो है अभी 3 प्रकार के जेब्रा पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से जो एक प्रकार का जो ये ग्रेवी जेब्रा है, इसको IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में यानी कि रेड सूची में सूचीबद्ध किया है। IUCN आप यह भी जानते होंगे, IUCN एक बुक जारी करता है, रेड डेटा बुक जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के जो भी जीव जंतु होते हैं वो किस कैटेगरी में हैं, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन वल्नरेबल हैं, कौन से इंडेंजर्ड हैं, इस प्रकार की सूची वो जारी करता है। उसमें जो है अलग अलग जंतुओं और प्लांट्स को रखता है। तो IUCN जिसको हम लोग फुल फॉर्म से क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसको अलग भाषा में हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स में आपके लिखा रहता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है IUCN की, आप हक्के बक्के रह जाते हो। मैं कई बार कहता हूं आपसे कि जब भी कोई चीज रहा करे चर्चाओं में तो उसकी डिटेलिंग आप लोग जरूर पढ़ा करो। तो IUCN अगर चर्चाओं में तो पूछे यार IUCN क्या होता है, तो पहली बात तो आपको यही जानना चाहिए। अब खाली यही फैक्ट आपने पढ़ लिया कि IUCN ने ग्रेवी जेब्रा को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध कर दिया है। अब खाली आपने इतना पढ़ा रट लिया, लेकिन अगर आपके एग्जाम पूछ लिया कि बताओ IUCN की रेड डेटा बुक क्या होती है, अब आप हक्का बक्का रहेंगे, नहीं पता है। आपसे पूछ लिया कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, आप ये भी नहीं बता पाए। तो कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम उसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण होता है कि आप पढ़ते बहुत हैं लेकिन उस मोटो के साथ नहीं पढ़ते हैं, उस ध्येय के साथ नहीं पढ़ते हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो IUCN अगर शब्द है तो उसको पढ़ो कि भाई IUCN क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। राइट, या देखिएगा। और जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ें तो अगर बीच में कोई शब्द आ जाए तो उस शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भूगोल आप पढ़ रहे हो, भूगोल में आ गया प्रश्न, एक टॉपिक आ गया एस्चुरीज, तो अब देखो एस्चुरीज क्या होता है। टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आ गया द्वीप, तो देखो द्वीप क्या होते हैं। तो जब भी पढ़ो आप तो उसके जो बीच बीच की शब्दावलियां होती हैं उन पर आप ध्यान जरूर दिया करो। ये अगर आप काम करना शुरू कर दिया आपने तो आपको बखूबी बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। वर्तमान में 3 प्रकार के जेब्रा पाए जाते हैं। मैंने बताया भी आपको कि ग्रेवी जेब्रा, मैदानी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा, या पहाड़ी जेब्रा। अफ्रीकी वन्यजीव फाउंडेशन के अनुसार पिछले 3 दशकों में उनकी आबादी में लगभग 54% की कमी आई है। ये जो है अफ्रीकी वन्यजीव एक फाउंडेशन है, उस ये बात वो कह रहा है कि 54% की कमी जो है जेब्राओं की संख्या में आई हुई है। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान है, 31 जैन को, यानी कि 31 जनवरी को। सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 9, कारा सागर। आप शायद सुने होंगे कारा सागर के बारे में। कारा सागर चर्चाओं में है, और कारा सागर ये यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कारा सागर है। आप कहेंगे सर यू काहे चर्चाओं में है, तो चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वहां पर अभी एक जहाज 50 लेट पेबोडी है, और 50 लेट पेबोडी का एक मालवाहक जहाज जो है इससे टकरा गया है। मतलब ये एक मालवाहक जहाज से टकरा गया है इसी कारा सागर में ही, और इसीलिए क्या है ये चर्चाओं में है आपका कारा सागर। शायद आप पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये प्रकार का कारा सागर है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर इसके बगल में क्या है, आर्कटिक ओशियन भी इसके बगल में जो है यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो आर्कटिक महासागर का एक भाग है, क्यों देखो ये आर्कटिक महासागर है। जरा जूम करके दिखाता हूं आपको भैया, नहीं तो कहोगे सर जी कहां दिखाया है। ये देखो आपका खुल्ला सिमसिम, आ जाओ, ये देखो और ये देखो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, आर्कटिक ओशियन, और ये हो गया आपका बेसिकली कहां, कारा सागर। तो कारा सागर इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, चलो ये यहां पर लिखा हुआ है। सॉरी, आगे देखो क्या है। कारा सागर साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। कहां के, साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। पश्चिम में इसे बेरेंट सागर से कारा जलडमरू मध्य और नोवाया जेमेल्या तथा पूर्व में लाप्टलेव सागर इसे सेवेनारिया जेमेल्या अलग करते हैं। कारा सागर बेरेंट सागर जो कि अंध महासागर की अपेक्षाकृत गर्म जलधाराओं को ग्रहण करता है की तुलना में अधिक ठंडा है। और 9 महीने क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या होता है,
वर्ष में 9 महीने से अधिक समय तक जमा रहता है, बर्फ से जमा रहता है। बहुत ठंडा है अपने आप में, ठीक है। काला सागर बहुत ही ठंडा है और अपने आप में इसमें बर्फ वगैरह लंबे समय तक जमी रहती है। आप देखते होंगे ये पूरा 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 सब कुछ पूरा क्या है, महासागर, ये एरिया पूरा। इधर बगल में आपका एशिया, ये रसिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि ये बेसिकली क्या है, ठंडा है या गर्म है प्रकार का है। तो ये बेसिकली क्या है, ठंडे प्रकार का एक सागर अपने आप में, बर्फ से ढका रहता है, ठंडी जलधाराओं वाला ये क्या है, सागर है। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, बाकी काला सागर में ओव, एनिसे, प्यासीना और टाइमरा नदियां विसर्जित होती हैं, यानी कि अपना जल जो है यहां पर छोड़ती हैं। ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके मीठे पानी के कारण इसकी लवणता बदलती रहती है, मीठा पानी है इसका। इसके मुख्य बंदरगाह नोवी और डिक्सोन इसके प्रमुख बंदरगाह हैं, और यह मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र भी है अपने आप में। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि काला सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं। जैसे कि कई बार आपसे एग्जाम पूछा था ना कि बताओ बंगाल की खाड़ी में या बंगाल में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, कई बार पूछा जाता है ना इंडियन ज्योग्राफी में आपके। तो ठीक उसी प्रकार से काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, यह भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि काला सागर अभी क्या है, चर्चाओं में, क्योंकि एक जहाज वहां पर एक मालवाहक जहाज से क्या हो गया है, टकरा गया है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, काला सागर में ओव, एनिसे, प्यासीना और टाइमरा नदियां विसर्जित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। काला सागर मुख्य बंदरगाह, काला सागर का लिख दो, काला सागर का मुख्य बंदरगाह नोवी और डिक्सोन है, और यह मछली पकड़ने का प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही बात है। अब कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया लास्ट टॉपिक, स्वरेल एप्लीकेशन। ये अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। आप कहेंगे सर स्वरेल एप्लीकेशन क्या है? तो रेल बहुत आसान है, स्वरेल, रेल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रेल मंत्रालय के द्वारा ही इसको जो है लॉन्च किया गया होगा। रेल मंत्रालय ने स्वरेल जो ऐप लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको एक सिंगल विंडो या फिर एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाना, ताकि आप अलग अलग प्रकार की सुविधाओं को एक एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सकें, देख सकें। तो इसमें आपका अनारक्षित टिकट से लेकर के बहुत प्रकार की सुविधाएं यहां पर आपको देखने मिलेंगे। आप अपने चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से इसको लॉन्च जो है डाउनलोड कर सकते हैं और रेलवे की विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को ले सकते हैं। आप लोग टिकट जो है जाते होंगे विंडो से लेते होंगे या मशीन से लेते होंगे, लेकिन अब आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से अनारक्षित टिकट, यानी कि जिसको आप लोग जो है रिजर्वेशन जिसमें नहीं कराना होता है, वो आप जो है आसानी से इस पर ले सकते हैं। और बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो देख लेंगे आप लोग। चलिए, तो रेल मंत्रालय के द्वारा स्वरेल नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे की अलग अलग प्रकार की सेवाओं को एक ही जगह अर्थात एक सिंगल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। और इस ऐप का विकास, देखो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एप्लीकेशन का विकास रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा विकसित किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि बताओ ये जो अभी स्वरेल नामक ऐप है, ये निम्नलिखित में से किसकी पहल है? कृषि मंत्रालय की है, रेल मंत्रालय की है, पर्यावरण मंत्रालय की है? इनमें से कोई नहीं। स्वरेल, अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे तो रेल जैसे लिखा रेल को तुरंत पकड़ लेंगे और खट से लगा देंगे रेल मंत्रालय। अब आप बुद्धिमान नहीं होंगे, रट्टू तोता टाइप के होंगे, तो प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, घनचक्कर जैसे घूमते रहेंगे लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नकल करने के लिए भी कई बार अकल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बचपन में हम लोग के टाइम में ऐसे कभी कभी किसी स्कूल में नकल होता था, वैसे हमारे टाइम में तो नहीं हुआ, लेकिन तो जिसको दे दिया कि यार लिए लो तुम छाप लो इसको, तो उन्हें वो क्या करते थे, क्वेश्चन भी छाप देते थे और आंसर भी छाप देते थे। क्या कीजिएगा, तो ये सब चीजें पृष्ठ संख्या तक टेप देते थे, उसमें पृष्ठ संख्या ये आगे पढ़ेंगे ऐसा करके, है ना। तो वही कहता है कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। तो बुद्धिमत्ता से ही आती है। तो आप ऐसे शब्दों को पकड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो रेल मंत्रालय की पहल है, यानी कि उसका एप्लीकेशन है स्वरेल। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ मखाना बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? बहुत आसान है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं कि आप लोग उत्तर जरूर दिया करिए। हो सकता है कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, और चूंकि आप यहां पर उसका उत्तर न दिए रहे हो तो हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसे ध्यान रखिएगा कि आप प्रश्न का उत्तर जरूर दें। हम 25-26 दिन करंट अफेयर्स कराते हैं, 25-26 प्रश्न आपके हो गए भाई साहब एक महीने में। आप 7-8 महीना अगर आप कर लीजिए तो सोच लीजिए लगभग 200-250 प्रश्न आपके हो गए। इसी प्रश्न इसी जो है क्या कहते हैं,
आपकी प्रैक्टिस से। तो ये आप लोग उत्तर जरूर दिया करिए। आप लोग लंबे लंबे चैटिंग कर सकते हो, दुनिया भर के बड़े बड़े मैसेज कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल सा अगर आपको रिप्लाई करने के लिए कह दिया था कि कमेंट करके जरा इसका उत्तर बताओ, तो आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हो, हाथ जोड़ लेते हो। ये गलती है, आपकी मिस्टेक है। आलस को दूर भगाओ, रिप्लाई जरूर क्या करो। आपका गलत हो उत्तर या सही हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, उत्तर जरूर दिया करो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे। नहीं आता होगा तो वीडियो देख लीजिएगा या फिर गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। पीसीएस 2024 से 25 वाले ध्यान दें, यूपीएससी वाले भी ध्यान दें। प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपने कॉपी क्वेश्चन आंसर की बनाई होगी प्रैक्टिस के लिए। तो हाल ही में सरकार के द्वारा बजट 2025-26 के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं, चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कशन आपको इस पर जो है क्या करना है। तो ये आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी डिकोड एग्जाम के माध्यम से यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। आरओ एआरओ पर 50% का भाई साहब डिस्काउंट चल रहा है। कितना? 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग सीधे जो है कोर्स से जुड़ सकते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है, या संस्था का जो नंबर है आप वहां से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या थी, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।